Okay, so Assalamu alaikum. I hope everyone is doing good. So today we would be doing one more past paper of the chapter inflation. ठीक है? It is an old past paper और इसमें conclusion थोड़ी सी मुश्किल है बनाना, लेकिन we would try कि हम लोग conclusion बनाएं, क्योंकि जो पुराने past papers के सवाल है we can use them for practice purpose, लेकिन we cannot make conclusion from it. मतलब बना सकते हैं लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आए हम लोग शुरू करते हैं। आ जाए, हम लोग अभी कर रहे हैं इन्फ्लेशन का एक क्वेश्चन। सो आ जाए। So everyone please open your chat box because I would be requiring a marking scheme with you. मुझे आप लोग की हेल्प चाहिए होगी। Analyze the instruments of monetary policy. Analyze the instruments of monetary policy and supply side policy. ठीक है, analyze the instruments of monetary policy and supply side policy, 8 marks। तो बेटा कोई बच्चा मुझे मार्किंग स्कीम बताएगा कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता। सबसे पहली चीज, ये 8 मार्कर क्वेश्चन है और 8 मार्कर क्वेश्चन में मैं आपको इतने टाइम से बता रहा हूँ, वी गेट 3 मार्क्स फॉर द नॉलेज पार्ट, वी गेट 3 मार्क्स फॉर द एनालिसिस पार्ट एंड वी गेट 2 मार्क्स फॉर द इवैल्यूएशन, दैट इज योर कंक्लूजन पार्ट जो इस साल ऐड हुआ है। तो सर मैं डेफिनेशंस क्या क्या दे सकता हूँ, what definitions can I give? अच्छा, अब देखें, एक छोटी सी गलती बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। मैंने देखे जितने बहुत सारे आंसर्स में चैट बॉक्स पे देख रहा हूँ, आधे ज्यादा बच्चे लिख रहे हैं सर सप्लाई साइड की डेफिनेशन देंगे, मॉनेटरी की देंगे। बिल्कुल देंगे, यू आर करेक्ट, लेकिन पहले आप मेन चीजें तो बताओ, इस टॉपिक की मेन चीजें तो बताओ। तो सबसे पहले यू गोना गिव द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज इन्फ्लेशन। सबसे पहले आप इन्फ्लेशन बताएंगे, उसके बाद यू गाइज नीड टू टेल व्हाट इज एग्रीगेटेड डिमांड। ठीक है, आपको फिर बताना पड़ेगा कि एग्रीगेटेड डिमांड क्या है और इस एग्रीगेटेड डिमांड का फॉर्मूला। जस्ट मेंशन दी कंपोनेंट्स, नो नीड टू एक्सप्लेन देम, यू जस्ट नीड टू मेंशन देम। तो आप बताएंगे इसको इन्फ्लेशन क्या होती है, आप इसको बताएंगे एग्रीगेटेड डिमांड क्या है। एग्रीगेटेड डिमांड 5 कंपोनेंट्स को मिला के बनी है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सर ये एग्रीगेटेड डिमांड क्या होती है बेटा, आपको याद होना चाहिए, एग्रीगेटेड डिमांड इज टोटल डिमांड ऑफ द होल इकोनॉमी। एग्रीगेटेड डिमांड क्या है, एग्रीगेटेड डिमांड पूरी इकोनॉमी की डिमांड है। ठीक है, तो सबसे पहले यू गोना डिफाइन व्हाट इज इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना। इन्फ्लेशन को हम लोग कहते हैं महंगाई, महंगाई मतलब प्राइस लेवल का बढ़ना, ऐसा ही है। सर इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं बेटा, इन्फ्लेशन को कहते हैं महंगाई, महंगाई मतलब प्राइस का बढ़ना। उसके बाद आपने डेफिनेशन दी व्हाट इज एग्रीगेटेड डिमांड, तो आपने बताया सर एग्रीगेटेड डिमांड पूरी इकोनॉमी की डिमांड है, यानी कि टोटल डिमांड है। फिर आपने लिखा एग्रीगेटेड डिमांड का फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, फिर आप इसको ये भी बता दें कि एग्रीगेटेड सप्लाई क्या है। तो इसके बाद आपने बेटा बताया डिफाइन एग्रीगेटेड सप्लाई। पहले आपने इन्फ्लेशन डिफाइन करा, आपने एग्रीगेटेड डिमांड डिफाइन करी, नाउ यू वांट टू डिफाइन एग्रीगेटेड सप्लाई। So sir, what is aggregated supply? Aggregated supply is total supply of the whole economy। ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं सवाल के ऊपर। अब जैसे ही हमने सवाल पढ़ा तो सवाल कह रहा है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स या टूल्स बता दो, और सप्लाई साइड पॉलिसी के टूल्स बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मींस कंपोनेंट्स, टूल्स बताओ। सप्लाई साइड पॉलिसी की टूल्स, कंपोनेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स बताओ। तो जरा मुझे कोई बच्चा बताएगा चैट बॉक्स पे कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या टूल्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में 2 टूल्स थी, मैंने आपको याद दिला दिया। तो सबसे पहले जब तक आप लोग जवाब दे रहे हैं तो मैं इसको मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन करूंगा। मैं इसको बताऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी का हिस्सा है। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ डिमांड साइड पॉलिसी, मैं इसको ये बताऊंगा। मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड साइड पॉलिसी का हिस्सा है। और मैं इसको बताऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी में, शाबाश मनाहिल, मॉनेटरी पॉलिसी में 2 टूल्स हैं, एक है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, शाबाश मुस्तफा।
Mustafa has told money supply and interest rate. Manahil has told about exchange rate. तो जरा मुझे कोई बच्चा बता दे, अब मुझे कोई दूसरा बच्चा बताए मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट के दरमियान कौन सा रिलेशन और इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान कौन सा रिलेशन। ठीक है। तो आपने बोला सर हम लोग सबसे पहले बताएंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिर हम बताएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड साइड पॉलिसी का एक हिस्सा है। मॉनेटरी पॉलिसी में आपके पास दो टूल्स है, एक है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट और जो दूसरी टूल है वो है आपकी एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके पास इन्फ्लेशन के नोट्स के अंदर मौजूद है। अब आप इसको बताएंगे कि इन टूल्स से होगा क्या। तो मुझे शायान ने बताया है कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है और इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है। तो अब मैं कोई भी एक सिचुएशन जो मेरी मर्जी आपकी मर्जी आप वो समझा दो, क्योंकि इसने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है या कम करना है। तो यू कैन ऑलवेज टेल वन साइड ऑफ द स्टोरी, आप एक साइड बता सकते हो। तो आई मैं जरा आप समझाता हूँ, तो देखिए हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पूरी एक बार फिर से रिवाइज होगी। तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर सब पूरा ध्यान देंगे। तो हमने ये बताया कि भाई मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। सर क्यों कम होगा? क्योंकि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है। फिर मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट दो लोगों के ऊपर होता है। इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट दो लोगों के ऊपर होता है, एक होता है सेवर और एक होता है बोरोवर। इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट दो लोगों के ऊपर होता है, सेवर और बोरोवर। तो भाई अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेवर सेव कम करेगा क्योंकि रिटर्न कम है। याद आ गया भाई अयान? सेवर सेव कम करेगा क्योंकि रिटर्न कम है शायान। और असल जब वो सेवर सेव कम करेगा, रिटर्न कम है, तो वो क्या करेगा? वो स्पेंड ज़्यादा करेगा। ठीक है हैदर, जब वो स्पेंड ज़्यादा करेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। फिर एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो हाइका और जुमाना। जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को मिलेगा सिग्नल। प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ा देगा और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी और जब डिमांड फॉर लेबर अयान बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। मनाहिल एंड मोहिब, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, बोरोवर वो बंदा है जो बैंक से पैसा उधार लेता है, तो बोरोवर जो है वो बोरो ज्यादा करेगा। क्योंकि वाई? बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो कम हो गई है मोहिब। ठीक है। इंसान बोरो क्यों करता है? इंसान बोरो करता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो हसन और मुस्तफ़ा, जब वो बोरो ज्यादा करेगा तो इससे री इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी बढ़ जाएगी और जब री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उससे जॉब्स बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। सेम स्टोरी इज गोना रिपीट अगेन और फिर एंड में होगा ये कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अब मुझे जरा कोई बच्चा चैट बॉक्स पे जल्दी से बता दे कि इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान कौन सा रिलेशन। गुड 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 भाई, शाबाश, क्या बात है। इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एक्सचेंज रेट भी कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एक्सचेंज रेट भी कम होगा, ऐसा ही है। तो अब मुझे जरा कोई बच्चा बता दे, अगर एक्सचेंज रेट कम हो मतलब पाकिस्तानी रुपी डेप्रीशिएट हो, तो बायर वाले गोरे को पाकिस्तानी माल यानी कि एक्सपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा महंगा? कोई बच्चा ये बता दे जरा। सस्ता, सस्ता। गुड 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 गुड, शाबाश शाबाश। जब एक्सचेंज रेट कम होगा तो बायर वाले को एक्सपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा, तो वो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ाएगा और एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सर क्वांटिटी के बढ़ने का मतलब ये है कि कंजम्पशन बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को वापसी क्या मिलेगा? सिग्नल मिलेगा, वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ऐसा ही है। फिर मुझे बताओ, जब एक्सचेंज रेट गिरेगा तो बायर वाले फॉरेन रेजिडेंट को पाकिस्तानी गुड, डोमेस्टिक गुड यानी कि एक्सपोर्टेड गुड सस्ता लग रहा है और हमें क्या लगेगा? हमें इंपोर्टेड गुड महंगा लगेगा। तो हम इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम कर देंगे और इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। तो जरा मुझे कोई बताएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड किस में चला जाएगा? सरप्लस, सरप्लस। क्या बात है भाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में चला जाएगा। व्हाई गाइस? बिकॉज एक्सपोर्ट रेवेन्यू एक्सीड्स इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज्यादा है और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम है।
ठीक है। अब कोई बच्चा मुझे और बीओपी पॉजिटिव होगा, गुड, क्योंकि मैंने कॉलेज के अंदर और यहाँ वहाँ बीओपी भी पढ़ा दिया, ठीक है। तो अब मुझे जरा कोई बच्चा ये बता दे कि एक चीज मैं इसमें मिस कर गया। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी और मैंने बोला था कि उस बात को कहीं से भी लाके जोड़ दो, और वो आपको जुड़ती हुई दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो मुझे पता है मेरे बच्चे जवाब देंगे, आई ट्रस्ट देम। गुड, एक बच्चे ने मल्टीप्लायर लिख दिया। और दूसरी चीज, हाइपर माइल्ड इन्फ्लेशन, शॉर्ट रन में माइल्ड, लॉन्ग रन में हाइपर इन्फ्लेशन। हजारों बार बता चुका हूँ, करोड़ों बार बता चुका हूँ कि जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़े तो दो इन्फ्लेशन का जिक्र करना, शॉर्ट रन में माइल्ड, लॉन्ग रन में हाइपर इन्फ्लेशन। तो आए जरा इसको आगे लेके चले। तो बेटा, जैसे ही एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी तो इससे दो चीजें हो गई। जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, वेन एवर एग्रीगेटेड डिमांड इंक्रीजेस, तो दो चीजें होंगी। एक होगी शॉर्ट रन के अंदर और एक चीज होगी लॉन्ग रन के अंदर। तो बेटा, जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी तो शॉर्ट रन में आ गई माइल्ड इन्फ्लेशन। जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में आ गई माइल्ड इन्फ्लेशन। सर, माइल्ड इन्फ्लेशन क्या है? प्राइस थोड़े से बढ़ेगी और रियल इनकम ज्यादा से बढ़ेगी। आपने बोला सर माइल्ड इन्फ्लेशन ये है, प्राइस थोड़े से बढ़ेगी और रियल इनकम ज्यादा से बढ़ जाएगी, ऐसा ही है। सर, लॉन्ग रन के अंदर जो इन्फ्लेशन आएगी उस इन्फ्लेशन का नाम होगा हाइपर इन्फ्लेशन। सर, ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर बेटा सिर्फ प्राइस बढ़ती है और रियल इनकम अपनी जगह पर कांस्टेंट होगी। तो यार, अभी तक मैंने सवाल को जो एनालाइज करा है, तो मुझे कितनी डायग्राम बनते हुए दिख रही हैं और कौन सी डायग्राम बनते हुए दिख रही है और कितनी बनेंगी, कितनी और कौन सी बनेंगी। ये ले, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। एक लड़की ने बोला है कि एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने वाली एलआरएस वाली बनेगी, गुड हमजा मुस्तफा। एक ने बोला है कि मनी सप्लाई के बढ़ने वाली बनेगी। तो दोनों केसेस के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट वाली डायग्राम बनेगी। कौन सी बनेगी? बिल्कुल। तो मैं आपके याद दिलाने के लिए दोनों डायग्राम बना रहा हूं, वैसे मुझे बनानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको याद कराने के लिए बना रहा हूं। प्लीज आप गौर करिएगा जरा। देख लो भाई, भाई से ज्यादा कोई मेहनत नहीं कर रहा। टाइम नोटिस कर लो, रात के 11:02 हो रहे हैं। सुबह सबको क्लास मिली है आज के दिन में, आज वेडनेसडे है। सबको आज क्लास मिली है, कॉलेज में भी क्लास हो रही है रोज, ट्यूशन पर भी हो रही है, ऑनलाइन क्लास भी हो रही है, मैं एक्स्ट्रा क्लास से ले रहा हूँ सबकी। तो भाई देख लो, मेहनत सबसे ज्यादा भाई कर रहा है। तो थोड़ा सा भाई के साथ भी ख्याल करो, काम वाम करके दो भाई, डंडी नहीं मारो। जो बच्चा नहीं ले रहा ना ऑनलाइन क्लास, उसको बाद में अफसोस होगा। अब मैं लेबलिंग क्या करूंगा? अगर मैं मनी सप्लाई वाली डायग्राम बना रहा हूँ तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट को आर से रिप्रेजेंट करा जाता है। और नीचे मैं लिखूंगा क्वांटिटी ऑफ मनी। ये मेरी लेबलिंग हो गई। ऊपर लिख दिया इंटरेस्ट रेट, नीचे लिखा क्वांटिटी ऑफ मनी। मैंने आपको एक बात बार बार बताई है, हर डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, हर सप्लाई कर्व अपवर्ड है। लेकिन मनी सप्लाई का कर्व एक ऐसा कर्व है जो वर्टिकल होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। रिपीटिंग अगेन, मैंने आपको ये बात इतने टाइम से सिखा रहा हूं कि हर डिमांड कर्व डाउनवर्ड है और हर सप्लाई कर्व अपवर्ड है। बट मनी सप्लाई का कर्व एक ऐसा कर्व है जो वर्टिकल होगा, बिकॉज सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी। ऐसा ही है। तो लेबलिंग कर दे भाई। ये हो गया मनी डिमांड, ये हो गया मनी सप्लाई। दिस इज योर इक्विलिब्रियम, दिस इज योर इक्विलिब्रियम। ये आ गया आपका इंटरेस्ट रेट और ये आ गया आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी। ऐसा ही है। अब बताएं, कोई भी चीज बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट। तो मनी सप्लाई बढ़ी थी तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया एमएस से एमएस 1 के ऊपर। देखिए, मनी सप्लाई इंक्रीज हुई तो मनी सप्लाई ने शिफ्ट मारा एमएस से एमएस 1 के ऊपर। दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम, जहां पे नया मनी सप्लाई पुराना मनी डिमांड मीट मार रहा है। तो अगर मैं लेफ्ट पे लेके जाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा न्यू इंटरेस्ट रेट। अगर मैं लेफ्ट पे लेके जाता हूँ तो आएगा न्यू इंटरेस्ट रेट और नीचे न्यू क्वांटिटी ऑफ मनी। तो जरा, एक बच्चे ने मुझे बोला था सर मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है। तो सर, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो ऐसा होते हुए दिख रहा है। दिस इज योर डायग्राम नंबर 1। सही, सब यहाँ तक साथ हैं। अब मैं बनाऊंगा एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने वाली डायग्राम, जिसमें आई वुड बी कवरिंग थ्री टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, माइल्ड, सप्रेस्ड एंड हाइपर। ओके।
अभी तो हमने सप्लाई साइड पॉलिसी के बारे में बात ही नहीं करी। सर सबसे पहले मैंने दो एक्सेस बना दी, ऐसा ही है। सर मैंने लेबलिंग करी, ऊपर मैंने लिख दिया प्राइस लेवल और नीचे मैंने लिख दिया रियल इनकम। ऊपर मैंने लिख दिया प्राइस लेवल, नीचे मैंने लिख दिया रियल इनकम, ऐसा ही है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात बार बार सिखाई है। ये जो लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई का कर्व है, ये चार सप्लाई कर्व को मिला के बना है। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। वाई? शुरू में परफेक्ट रिसोर्स, उसके बाद मोर, उसके बाद लेस, उसके बाद नो रिसोर्स। तो ये LRAS चार सप्लाई कर्व को मिला के बना। शुरू में सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक इसलिए हॉरिजॉन्टल बनाया, उसके बाद इलास्टिक इसलिए फ्लैटर बनाया, उसके बाद इन इलास्टिक इसलिए स्टीप बनाया, उसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक इसलिए वर्टिकल बना दिया। तो इन चार सप्लाई कर्व को जब मैंने ज्वाइन मारा तो मेरे पास एक कर्व बन गया जिसको हम लोग कहते हैं LRAS, लॉन्ग रन एग्रीगेटेड सप्लाई। अब मुझे बताओ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से। तो कोई भी चीज बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट। तो देखें, एक बार एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी, ये दो बार, ये तीन बार, ये चार बार, और सो ऑन। तो जहाँ पे एग्रीगेटेड डिमांड एग्रीगेटेड सप्लाई मीट हुआ वो आपका इक्विलिब्रियम हुआ, और वहां से आपने क्या निकाली? वहां से आपने निकाल ली प्राइस, और वहां से आपने निकाल ली रियल इनकम, ऐसा ही है। तो देखिए मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ एग्रीगेटेड डिमांड 1, इधर मैंने लिख दिया एग्रीगेटेड डिमांड 2, इधर मैंने लिख दिया एग्रीगेटेड डिमांड 3, इधर मैंने लिख दिया एग्रीगेटेड डिमांड 4। दिस इज योर इक्विलिब्रियम E1, दिस इज योर इक्विलिब्रियम E2, दिस इज योर इक्विलिब्रियम E3, दिस इज योर इक्विलिब्रियम E4। सर दिस इज योर प्राइस P1, Y1, Y2, Y3 and Y4. This is your price P2, this is your price P3, this is your price P4। तो जरा मुझे बताएं, शुरू में आती है कौन सी इन्फ्लेशन बेटा? माइल्ड। माइल्ड में प्राइस थोड़े से बढ़ती है, आप देख सकते हैं, और रियल इनकम ज्यादा से, यू कैन चेक द गैप। उसके बाद आती है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड में प्राइस ज्यादा से बढ़ती है, इनकम थोड़े से। तो आप देखें, इसके बाद आ गई सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ गई थोड़े से, और प्राइस ज्यादा से बढ़ी, रियल इनकम थोड़े से बढ़ी। उसके बाद फिर आ रही है कौन सी इन्फ्लेशन? आफ्टर दैट देयर इज हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो दिस इज योर डायग्राम नंबर 2। अभी तक हमने सवाल का आधा हिस्सा कवर कर लिया है। अब हमें इसको बताना है कि सप्लाई साइड पॉलिसी क्या है। तो जरा मुझे कोई बच्चा बताएगा सप्लाई साइड पॉलिसी क्या है, उसमें कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं? जरा कोई बच्चा बताएगा? हाँ जी, चलें जल्दी जल्दी जरा चैट बॉक्स पे जवाब दें। दोनों ग्राफ एक दफा शो कर दें। दिस इज योर सेकेंड ग्राफ। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ। सही, हटा दूं? शुड आई रिमूव? बेटा आई वुड रिकमेंड कि हर कोई बच्चा जवाब दे, बिकॉज जब तक आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे यू वोंट लर्न गाइस। ठीक है, सप्लाई साइड पॉलिसी क्या है बेटा? सप्लाई साइड पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी के दो नाम है। सप्लाई साइड पॉलिसी के दो नाम है। एक तो कहते हैं सप्लाई साइड पॉलिसी को नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी, एक सप्लाई साइड पॉलिसी को कहते हैं नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ पॉलिसी। एक सप्लाई साइड पॉलिसी को नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी कहते हैं, और एक इसको कहते हैं नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ पॉलिसी, क्योंकि ये बिना किसी ऑब्जेक्टिव के साथ कॉन्फ्लिक्ट करे, फटा करे बगैर, फटा करे बगैर वो दूसरे ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती है। ठीक है, सही है, वो बिना किसी ऑब्जेक्टिव के साथ फटा करे दूसरा ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती है, इसलिए इसको नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग कहते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने गलती से लिख दिया टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो बेटा वो तो फिस्कल पॉलिसी है। डिमांड साइड पॉलिसी में दो पॉलिसी, फिस्कल मॉनेटरी। सप्लाई साइड पॉलिसी एक अलग पॉलिसी है। डिमांड साइड पॉलिसी का टारगेट है एग्रीगेटेड डिमांड को कम करना, सप्लाई साइड पॉलिसी का टारगेट है एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना। अशल नाउ इज इट क्लियर? तो सर सप्लाई साइड पॉलिसी का टारगेट क्या होगा? सप्लाई साइड पॉलिसी का टारगेट होगा एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि जैसे ही एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी वजह से सरप्लस होगा, और जैसे ही सरप्लस होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी,
तो मुल्क में एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा जिसका नाम है बेटा प्राइस स्टेबिलिटी। जिसका नाम क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी। ऐसा ही है। तो अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट एग्रीगेटेड सप्लाई को गवर्नमेंट एग्रीगेटेड सप्लाई को या तो शॉर्ट टर्म में बढ़ा सकती है, या तो गवर्नमेंट एग्रीगेटेड सप्लाई को शॉर्ट टर्म में बढ़ा सकती है थ्रू शॉर्ट टर्म पॉलिसीज। गवर्नमेंट या तो एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ा सकती है थ्रू शॉर्ट टर्म पॉलिसीज। तो सर शॉर्ट टर्म में अगर मुझे एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना है, अगर मुझे शॉर्ट रन में एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना है तो कौन कौन से फैक्टर्स मैं यूज कर सकता हूँ? जरा एक एक बच्चा मुझे लाइन अप करके दे। देखें, एक स्टूडेंट ने सब लिख डाले भाई। जहाज। तो भाई पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कम होना। दूसरा फैक्टर है इनडायरेक्ट टैक्स का हटना। तो दूसरा फैक्टर मैंने लिख दिया रिमूवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तीसरा फैक्टर लिख दिया मैंने गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। वर्कर को ट्रेनिंग और क्या मिल गई? ट्रेनिंग और एजुकेशन मिल गई। लिखूं भाई इधर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू वर्कर्स। कोई भी एक लिखना है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ सिंस तो डिटेल्ड मार्किंग स्कीम है तो मैं सारे लिख रहा हूँ। एक और फैक्टर आप लोग लिख सकते हैं रीलोकेशन ऑफ फैक्ट्री। एक और फैक्टर आप लोग लिख सकते हैं ग्रांट्स एंड स्कीम्स। ठीक है। एक और फैक्टर टेक्नोलॉजी लॉन्ग रन है हाई का। एक और फैक्टर आप लिख सकते हैं इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये सारे वो फैक्टर हैं जिससे शॉर्ट रन में एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ सकती है, मतलब एसआरएएस बढ़े। ठीक है। स्कीम्स, गवर्नमेंट कुछ डिस्काउंट डील्स, कुछ राशन कार्ड इसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, सही। ग्रांट मतलब होता है रिलीफ, सब्सिडी मतलब कैश कैश पेमेंट। तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है। फॉल इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हम भूल चुके थे, लेकिन हमजा भाई ने हमें याद दिला दिया। तो एक और रीजन हो सकता है फॉल इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। तो गाइस, क्या सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? तो भाई हम क्या क्या कर सकते हैं? ओके। सो अयान, अशल, हैदर, हाइका, जुमाना, महदिया, मनाहिल, मोहिब, हसन, मुस्तफ़ा, सादिया, शयान, हमजा, तला, तकदीस, सोहा, सब यहाँ तक हैं साथ। सर शॉर्ट रन की क्या डायग्राम बन सकती है? मैं आपके सामने शॉर्ट रन की डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, तो जरा आप देखिएगा। सर लेबलिंग 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 लेबलिंग। सर बचपन से सिखाया जा रहा है आपको, ऊपर आ जाएगा प्राइस लेवल, नीचे आ जाएगा रियल इनकम। सर ऊपर आ जाएगा प्राइस लेवल, नीचे आ जाएगा रियल इनकम। सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड। जहाँ पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, वहां से आ गई प्राइस क्वांटिटी। तो आए लेबलिंग कर देते हैं। इधर लिख दिया एग्रीगेटेड डिमांड, ये हो गया शॉर्ट रन एग्रीगेटेड सप्लाई। जहाँ पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, ये प्राइस ये रियल इनकम। ऐसा ही है। सर एग्रीगेटेड सप्लाई शॉर्ट रन में बढ़ रही है ड्यू टू दीज रीजंस व्हिच आर मेंशन्ड ऑन योर राइट साइड। तो सर अगर शॉर्ट रन में एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ रही है तो एग्रीगेटेड सप्लाई कर्व ने हमारा राइटवर्ड शिफ्ट। तो सर सरप्लस हुआ, इसकी वजह से आप देखें प्राइस कम हो गई और रियल इनकम जो है वो आपकी बढ़ गई। ऐसा ही हो रहा है। तो आप देखें प्राइस रिड्यूस हो गई पी से P1 के ऊपर, रियल इनकम इंक्रीज हो गई Y से Y1 के ऊपर, और इक्विलिब्रियम चेंज होके E से E1 हो गया। तो भाई गवर्नमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव्स थे, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, तीनों अचीव होते हुए दिख रहे हैं। प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गया। जब ये दोनों अचीव हुए तो ऑटोमेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो गया। क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? अभी हम लॉन्ग रन बताएंगे इसको। इज एवरीवन विद मी टिल हियर? अगर मुझे लॉन्ग रन में एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ानी है, अगर मुझे लॉन्ग रन में एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ानी है, तो मेरे पेरेंट्स कहीं जा रहे थे, मैं पूरा दिन मिला नहीं था उनसे, अभी अभी घर आया था थोड़ी देर पहले, फिर ऑनलाइन पढ़ने लग गया, तो मैंने बोला थोड़ी सलाम दुआ कर ले। तो अगर मुझे लॉन्ग रन में एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ानी है तो लॉन्ग रन में एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ाने का क्या तरीका है? कोई बच्चा बताएगा? ये ले भाई, पहले से जवाब आना शुरू हो जाते हैं ना, यही तो चाहिए। तो यार अगर मुझे
लॉन्ग रन के अंदर, अगर मुझे लॉन्ग रन के अंदर एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना है, अगर मुझे लॉन्ग रन के अंदर एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाने का एक ही तरीका है कि कंट्री का पोटेंशियल बढ़ जाए। अगर मैं चाहता हूँ कि लॉन्ग रन में एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़े, तो उसका एक ही तरीका है कि कंट्री का पोटेंशियल बढ़े। और पोटेंशियल के बढ़ने के पीछे बहुत सारे रीज़न है। वन ऑफ द रीज़न इज डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, वन रीज़न इज फॉल इन प्राइस ऑफ एनर्जी, ठीक है। वन मोर रीज़न इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर आपको याद हो तो। देखें, पीपीसी भी रिवाइज हो रहा है साथ साथ। एक और रीज़न हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक हो सकता है इमिग्रेशन ऑफ वर्कर। लेकिन अयान भाई, इमिग्रेशन जो है वो आई वाली होगी। इसकी एग्जांपल देती कि अब्दुल कदीर खान को, जिसने एटम बम बनाया पाकिस्तान को, उसको बाहर से पकड़ के लेके आए थे। अगर आपको याद हो मेरी क्लास की मिसाल, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स पहले वाले में लिखा हुआ है। और भी बहुत सारे रीजन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन अभी आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। तो भाई, लॉन्ग रन में एग्रीगेटेड सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट मारेगा। तो भाई ऊपर डायग्राम बनी हुई है, मैं वापस नहीं बना रहा, आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट, और फिर मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूंगा। तो यही डायग्राम सेम बनेगी, बस एल आर एस राइट वर्ड शिफ्ट मारेगा। तो ये ले भाई, यहाँ बना दी। जरा जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूँ तब तक कंक्लूजन सोच लें जरा। कंक्लूजन क्या लिखेंगे, ये डायग्राम बनेगी भाई। अब आप देखना, ये कंट्री का एल आर एस मारेगा किधर शिफ्ट, राइट वर्ड। ये राइट वर्ड शिफ्ट मार दिया, देखें ये नया एल आर एस बना दिया इसके बराबर में। तो ये कंट्री के एल आर एस ने किधर शिफ्ट मारा है, राइट वर्ड शिफ्ट मारा है। तो सर इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जैसे जैसे एग्रीगेटेड डिमांड आप देख रहे हैं बढ़ रही है, तो ये आराम आराम से ये गैप खत्म होता जा रहा है। ये गैप खत्म होता जा रहा है ना। इनकम एक वक्त आके कांस्टेंट हो गई, मतलब इनकम बढ़ बढ़ के जैसे ही प्राइस बढ़ी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, तो एक वक्त आया रियल इनकम की असल वैल्यू गिरना शुरू, और एक वक्त आया रियल इनकम अपनी जगह पर फिक्स हो गई। तो इसका मतलब है ये गैप खत्म हो गया। तो जब एल ने शिफ्ट मारा, तो ये गैप वापस बढ़ गया ना। तो इसका मतलब है जो हाइपर इन्फ्लेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वापसी माइल्ड में। डिड यू ऑल गेट माई पॉइंट। देखें, ये हाइपर इन्फ्लेशन किस में कन्वर्ट हो गई, माइल्ड में। देखें, ये हो गई भाई माइल्ड में कन्वर्ट। सही। तो सप्लाई साइड पॉलिसी का ये फायदा है कि शॉर्ट रन में तीनों ऑब्जेक्टिव अचीव मारेगी, लॉन्ग रन में हाइपर को माइल्ड में कन्वर्ट करेगी। ये बात सबको समझ आई, तो फिर मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊं। हाँ जी। तो अब आप आते हैं मेन पार्ट की तरफ, और वो मेन पार्ट है कंक्लूजन। तो यार कोई बच्चा मुझे जरा कंक्लूजन के बारे में गाइड कर दे प्लीज, हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। दैट्स द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो एक बच्चे ने मुझे बोला है सप्लाई साइड पॉलिसी। भाई देखो, एक मॉनेटरी पॉलिसी का डिसएडवांटेज लिख दो, और सप्लाई साइड पॉलिसी ऑब्वियसली सप्लाई साइड को सपोर्ट करना है बिकॉज इट इज नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग। तो एक मॉनेटरी का डिसएडवांटेज, एक सप्लाई साइड का, और सप्लाई साइड को सपोर्ट मार दो। तो इधर मैं लिख देता हूँ, एक बच्चे ने बहुत सारा लिख दिया है। सही है। तो इधर आ जाएं आप जरा कि हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। बेटा दिस इज योर होमवर्क, ओके, मुझे ये काम चाहिए। सर हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, हम मॉनेटरी पॉलिसी में लिख सकते हैं इंटरेस्ट इन इलास्टिक। अगर किसी को मेरी ये बात याद हो इंटरेस्ट इन इलास्टिक वाली, कि भाई इंटरेस्ट रेट जितना भी गिर जाए, इंटरेस्ट रेट जितना भी गिर जाए, जिसको ये लगता है कि बैंक में पैसा रखना सेफ, वो अभी भी बैंक में पैसा रखेगा। क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट इन इलास्टिक, इसका मतलब है जिसको लगता है कि बैंक में पैसा रखना सेफ है, और वाकई में सेफ है, तो जितना भी इंटरेस्ट रेट गिर जाए वो अपना पैसा बैंक में ही रखेगा। तो उसके लिए डिमांड है इंटरेस्ट रेट की, इंटरेस्ट इन इलास्टिक, ठीक है, ये आप लिख दोगे। सही। अगर आप मॉनेटरी को सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर आप इसको ये बता सकते हो कि सप्लाई साइड पॉलिसी अचीव्स ऑल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सप्लाई साइड पॉलिसी ऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेता है। सही है। हाइपर इन्फ्लेशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, माइल्ड इन्फ्लेशन के अंदर। सही। और इसके साथ साथ डिसएडवांटेज लिख सकते हो, जैसे एक बच्चे ने बताए थे कि टाइम कंज्यूमिंग है, और इसका इफेक्ट आएगा लॉन्ग टर्म के अंदर, बाद में जाके आएगा। इसका इफेक्ट आएगा लॉन्ग लॉन्ग टर्म के अंदर, बाद में जाके आएगा। और टाइम कंज्यूमिंग है, इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आएगा। और बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि ये पैसा कहीं और लग सकता था, और ये है एक्सपेंसिव। ठीक हो गया।
So this is your homework. Is this question clear to everyone? देखिए इसमें हमारा monetary policy, supply side policy पूरा revise हो गया. Is it clear, guys? Any problem? Anything you wanna ask or something? Yeah, okay to go. Perfect. Alhamdulillah. Okay, ji. So this is को clear है. They can just leave me a thumbs up on the chat box and you guys can leave. Thank you so much, ji.